हाँ, अब हमने देखो बच्चों, कल के जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मध्यकाल के भारतीय चित्रकला क्षेत्र में मध्य का भारतीय चित्रकला में हमने दक्षिणी शैली पढ़ी थी, और दक्षिणी शैली का जो विकास हुआ था वो 1336 में शुरू हुआ था। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना करने के पश्चात यहाँ पर दक्षिणी शैली विकास की थी और भारतीय शैली दक्षिण क्षेत्र में पनप रही थी। धीरे धीरे ये उत्तर की ओर भी पनपी और उसमें जो जो समय व्यतीत होता चला गया, और समय व्यतीतता के साथ साथ में क्या हुआ कि समय व्यतीत होने के कारण और इसमें परिवर्तन आ गए और 15वीं शताब्दी तक आते आते काफी परिवर्तन आ गए थे। जैसे 15वीं शताब्दी में हम परिवर्तन की बात करें तो नियामकनामा जो पुस्तक थी, नियामकनामा जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंदर जो चित्र बनाए गए थे ये इस ग्रंथ में चित्र थे। और आपने कल एक देखा था कि अहमदनगर में एक पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम आप लोगों को बताया था तारीख-ए-हुसैन। तारीख-ए-हुसैन के जो चित्र है वो इस नियामकनामा से ही लिए गए हैं। और इस पुस्तक की बात करें या चोरपन शिखा जो पुस्तक थी, ये भी एक पुस्तक थी। इसी प्रकार से महापुराण, इनके जो चित्र थे इनमें भी परिवर्तन आ गया, यानी कि पहले वाली स्थिति नहीं रही, इनमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और चित्र ये परिवर्तन क्यों आया? ये परिवर्तन इस कारण से आए कि यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी थे। विदेशी आक्रमणकारी जब भारत में आए, कोई भी व्यक्ति आता है तो वो साथ में कई चीजें लेकर आता है। जैसे मान लो कि बाहर से कोई आया तो उसकी भाषा अलग होगी, उसका रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, पहनावा अलग होगा, हर चीज उसकी अलग अलग होगी। और वो सारी चीजें यहाँ आता है तो वो लेके आएगा साथ में, और साथ में लाता है तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि कोई व्यक्ति उसको देख उसी प्रकार के बनने की कोशिश करने लगता है, या फिर वो व्यक्ति उस चीज का वहाँ पर प्रचार प्रसार करता है। तो कला के क्षेत्र में भी ठीक उसी प्रकार का कार्य किया गया, यानी कि कला के क्षेत्र में भी ठीक उसी प्रकार का कार्य किया गया। और ये परिवर्तन प्रारंभ हुए 15वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण से, और विदेशी आक्रमणकारियों के कारण से कला में जो परिवर्तन हुए वो नव परिवर्तन के नाम से जाने गए। अब इसमें सबसे बड़ा योगदान आता है 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 16वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ पर मुगल आए। यहाँ पर कौन आए? मुगल। और मुगल आए तो मुगल कला यहाँ पर काफी विकसित थी। ये 15वीं सदी में सबसे पहले यहाँ में पर बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमा लिया। उसका अधिकार होने के पश्चात उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई, क्योंकि जो मुगल थे या अन्य कोई विदेश आक्रमणकारी होता है या कोई भी राजा शासक होता है वो महत्वाकांक्षी होता है, धीरे धीरे अपने क्षेत्र को विस्तार करने की सोचता है। तो विस्तारवादी नीति ही बाबर ने अपनाई और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा के साथ में हुआ। राणा सांगा से खानवा का युद्ध जीतने के पश्चात उन्होंने अपना यहाँ पर अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाने लगा, यानी कि कला के क्षेत्र में या प्रांतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
कला के क्षेत्र में बाबर ने इतना विकास नहीं किया था। आगे के जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने कला के क्षेत्र में काफी विकास किया। 1530-31 में इसकी मृत्यु पश्चात हुमायूं दिल्ली सल्तनत का शासक बना और वो शासक बनते ही उन्होंने कला के क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन अकबर के द्वारा जो नीति जारी थी उसको आगे बढ़ाने का काम हुमायूं ने किया। और थोड़े दिन बाद ही लगभग 1535 में वो शेरशाह सूरी से हार गए और शेरशाह सूरी ने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन फिर हुमायूं राजस्थान होते हुए ईरान चले गए थे, ईरान से वापस आए और ईरान से वापस आकर उन्होंने दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया, विजय प्राप्त कर ली। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात पुनः वो शासक बन गए। लेकिन कला के क्षेत्र में, मुगल कला के विकास के क्षेत्र में विकास का कार्य प्रारंभ होता है 1556 ईस्वी से। 1556 ईस्वी से विकास का कार्य प्रारंभ हुआ और बाबर यहाँ पर शासक बनते ही कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, इनका विकास होना शुरू हो गया। अकबर के पश्चात उनका पुत्र जहांगीर जो 1605 में शासक बना, उन्होंने भी इस कार्य को आगे बढ़ाते गए और जहांगीर के पश्चात शाहजहां शासक रहे। इन तीनों शासकों ने कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दिया था और दरबारी जो चित्रकला थी मुगल काल की ही देन है। यानी दरबार के अंदर, दरबारी चित्रकला का मतलब है कि दरबार के अंदर चित्रों का बनाना और व्यक्तिगत चित्रों का निर्माण करना। व्यक्तिगत यानी कि कोई राजकार्य में जो व्यक्ति लगा हुआ है, यानी प्रशासकीय व्यक्ति है, उनके शासक के इनके चित्र यहाँ पर बनाए जाने लगे। ये दरबारी चित्रकला थी। और जहांगीर के काल को, जो मुगल काल है, उसका संवकाल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल की संवकाल कहा जाता है। और शाहजहां था, उन्होंने क्या किया? शाहजहां ने कार्य किया था कि स्थापत्य पर अधिक जोर दिया और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलता है आगरा का ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है कि शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की याद में बनाया था। वो स्थापत्य का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है। वो मुगल कला की ही देन है जो आज विश्व विख्यात है। शाहजहां के पश्चात उनका पुत्र औरंगजेब गद्दी पे बैठा। औरंगजेब गद्दी पे बैठते ही वो उन्होंने चित्रकला या मुगल काल को पतन की ओर ले गए। मुगल कला का पतन जिस प्रकार से, जितना जल्दी उनका उदय हुआ था, उतना ही उसका शीघ्रता से पतन भी हुआ। यानी औरंगजेब के काल में, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान होने का, दरबार में जितने भी चित्र बनाए गए थे उनके ऊपर सफेदी पुतवा दी और चित्रकार थे उनके साथ में उन्होंने, चित्रकारों के साथ में उन्होंने अत्याचार किए या उनको श्रेय देना बंद कर दिया या मारकाट का कार्य शुरू कर दिया, जिसके कारण से वो दरबार छोड़कर भाग गए, अन्य क्षेत्रों की ओर चले गए। वहाँ पर उन्होंने कला का विकास किया, क्योंकि कोई भी चित्रकार होता है उसका हुनर उसके हाथों में होता है और उनको जब आश्रय प्रदान नहीं होता, यानी उनको कुछ रोजी रोटी का साधन नहीं मिलता, तो वो चित्रकला का विकास भी नहीं कर पाते। यानी कला का, चाहे वो स्थापत्य हो या चित्रकला हो या मूर्ति कला हो, छापा कला हो, किसी भी में भी अपना योगदान नहीं दे पाता है, क्योंकि व्यक्ति पेट के लिए भागता है और पेट नहीं भरता है तो वो उसके कोई काम की नहीं रहती आगे। तो इस प्रकार से हमने मोटी बातें देखी। ये चित्रकला के बारे में मुगल काल की चित्रकला की भूमिका थी। अब हम शुरुआत करते हैं मुगल काल में बाबर से। पहले तो मुगल थे, इनका नाम मुगल क्यों पड़ा? मुगलों का नाम मुगल इसलिए पड़ा कि बाबर का जो पितृ पक्ष पिता थे वो तैमूर वंशी थे।
बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंशी थे और उनकी माता मंगोलिया जाति से थी। मंगोलिया, चंगेज खां का नाम तो बेटा आपने इतिहास में या एसएसटी में खूब सुना होगा। तो चंगेज खां जो मंगोलिया शासक थे उनकी वंशज मानी जाती है। अब माता जो मातृ पक्ष है वो मंगोलिया होने के कारण माता के नाम के ऊपर मुगलों का नाम मुगल पड़ा था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हाफ नंबर का, आधे नंबर का, तो ये याद रखना। दोबारा देखो इसको कि मुगलों का नाम मुगल क्यों पड़ा। उनके पिता तैमूर वंशी थे और माता थी वो चंगेज खां यानी मंगोलिया वंशज थी और माता के नाम पर उनका नाम मुगल पड़ा। समझ में आ गई बात। अब आती है बाबर की बात। बाबर यहाँ पर शासक बना तो बाबर का वैसे तो जीवन का वो संघर्ष में ही बीता, यानी अपने राज्य को विस्तार करने पर ही बीता, लेकिन चित्रकला के प्रति इनका भी प्रेम था। ये हमें किस चीज से पता चलता है कि बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, बाबरनामा। ये पुस्तक लिखी थी, इसका एक नाम और भी है, तुझके ए बाबरी। ये पुस्तक बाबर ने लिखी थी, स्वयं बाबर ने। आप ये भी प्रश्न बनता है बेटा छोटा कि इसमें ये पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा किसने लिखा था, तो हम क्या लिखेंगे, स्वयं बाबर ने लिखा था। अब बाबरनामा में उन्होंने वर्णन किया है कला का, यानी कि कला के प्रति उनका प्रेम था इस बात का। उन्होंने दो चित्रकार, ईरानी चित्रकार थे, ईरानी चित्रकार था एक तो बेहजाद व मुजफ्फर। ये दो चित्रकार थे। इन चित्रकारों में उन्होंने, इन दोनों चित्रकारों का अपने बाबरनामा में वर्णन किया है, जबकि बेहजाद को उन्होंने पूर्व का राफेल की संज्ञा दी है। किसको? बेहजाद को उन्होंने पूर्व के राफेल की संज्ञा दी है। पूर्व का राफेल किसको कहा गया है, यानी कि प्राचीन काल में या मध्य काल में यूरोप के अंदर सबसे बड़ा कलाकार जो क्षेत्र था वो इटली का रोम था, और रोम में ये राफेल नाम के एक बड़ा चित्रकार रहता था जो पूरी दुनिया में विख्यात था। इस कारण से इनको पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई है। किसको? बेहजाद को। बस केवल बाबर ने इतनी ही बातें बताई थी कि ईरानी चित्रकारों को उन्होंने किसकी संज्ञा दी थी, पूर्व की राफेल की संज्ञा दी थी। किसको? बेहजाद को। और चित्रकारों का किस किस का वर्णन किया है उन्होंने? बेहजाद और मुजफ्फर दोनों का उन्होंने वर्णन किया है। बाबर के पश्चात आए हुमायूं यहाँ पर शासक बने। हुमायूं शासक बनते ही उनका जीवन संघर्ष नहीं रहा। हुमायूं शासक बनते ही उन्होंने संघर्ष भरी जीवन शुरू हो गया उनका, कि सबसे पहले शेरशाह सूरी से संघर्ष करना पड़ा। शेरशाह सूरी से संघर्ष करने के पश्चात उन्होंने राज्य छोड़ना पड़ा। फिर राजस्थान होते हुए ईरान गए, ईरान से फिर वापस आए। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उन्होंने फिर से राज्य हथियाया और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर थोड़े दिन के लिए शासक का कार्य किया। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो भी दुखदायी हुई थी कि सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अल्प आयु में उसके पुत्र को अकबर को शासक बनाया गया 1556 ईस्वी में। लेकिन हुमायूं की बात करते हैं कि कला के क्षेत्र में उनका कितना आगाध प्रेम था, चित्रकला के प्रति उनका कितना अथाह मोह था, इस बात का पता हमें लगता है कि वो जब ईरान से आए थे
तो ईरान से आते वक्त अपने साथ में 2 चित्रकारों को लेकर आए थे। ईरानी चित्रकारी ये लेकर आए थे। ईरानी चित्रकार था एक तो ख्वाजा मीर सैयद अली, एक तो मीर सैयद अली को लेकर आए थे और एक जो मीर सैयद अली और जुदाई और ख्वाजा के नाम से इन चित्रकारों को जाना जाता था। ये 2 चित्र उन्होंने अपने साथ लेके यहाँ पर आए और इन चित्रकारों को उन्होंने, जो मीर सैयद अली था, इनको वो अपना कला गुरु भी मानते थे और इनके अपने पुत्र को भी कला की शिक्षा उन्होंने मीर सैयद अली से ही दिवाई थी, जिसको जुदाई के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मीर सैयद अली, ये मीर सैयद अली है, उनको किसकी संज्ञा दी गई थी? इनको दी गई थी जुदाई की संज्ञा दी गई थी और उन्होंने चित्रकला का विकास करते चले गए। फिर इसके पश्चात हुमायूं ने बस केवल सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई और इनके बारे में वैसे तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी इनके ऊपर, हुमायूं नामा, और उसको लिखने का काम किया था उनकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम ने ये पुस्तक लिखी थी जो थी हुमायूं नामा, यानी ये आत्मकथाएं थी, जैसे उसके बाबरी या बाबरनामा बाबर ने लिखा था और उसी प्रकार से हुमायूं नामा उसकी बहन ये गुलबदन बेगम थी, उसने लिखा था। फिर धीरे धीरे इनकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि आपको ये बात मैंने बता दी कि अलग आयु में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र अकबर शासक बना। अकबर शासक बनते ही इन्होंने काफी कार्य करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि कला के क्षेत्र में, क्योंकि पहले से इनको कला गुरु मिल गए थे और कला गुरु मिलने के कारण चित्रकला के प्रति प्रेम थे और अकबर के काल में काफी चित्रकार उनके दरबार में मौजूद रहते थे और हर वक्त वो चित्रकारी का कार्य करते रहते थे। उनको पनाह देने का कार्य भी अच्छी तरह से किया था। ये नहीं कि इस काल में आकर के अकबर के काल में एक बात और देखोगे कि ईरानी कला थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया था। ईरानी शैली का प्रभाव कम हो गया था। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने बाबर के बारे में देखा कि बाबर ने 2 ही चित्रकारों का वर्णन किया, बीजाद और मुजफ्फर, और इन्होंने जुदाई और ख्वाजा, इन 2 का वर्णन किया था। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, इन 2 का ही वर्णन देखने को मिलता है। अब इनको जुदाई की संज्ञा दी गई थी, इनको शिराजी एक चित्रकला में उपाधि दी जाती थी ईरान में, वो इनको शिराजी की उपाधि उपलब्ध थी, इसलिए शिराजी के नाम से, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी के नाम से ही इनको सिर्फ पहचाना जाता है। ये दोनों चित्रकार का हुमायूं ने वर्णन किया है, लेकिन अकबर के काल में ऐसी बात नहीं थी। अकबर के काल में भारतीय चित्रकारों को भी बराबर महत्व दिया गया, यानी कहा जाता है कि अकबर के दरबार में हर समय 100 से ज़्यादा चित्रकार मौजूद रहते थे और उनमें ये 2-4 को छोड़कर लगभग भारतीय चित्रकार थे। और भारतीय चित्रकारों में ताराचंद था, बसावन था, दशानंद था, ये सारे दशवंत मनोहर तो बाद में जहांगीर के काल में भी था कि ये जो चित्रकार थे, ये चित्रकारों ने काफ़ी यहाँ पर कार्य किया था। लेकिन अकबर के मुख्य रूप से 4 चित्रकारों का वर्णन देखने को मिलता है, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और बसावन
और दशावंत। ये चार मुख्य रूप से चित्रकार थे और अकबर ने जिस प्रकार से प्रयोगशाला होती है उसी प्रकार से एक चित्रशाला की स्थापना की और वहां पर हर समय चित्रकार आते थे और चित्रकार आने के पश्चात ये कार्य करते थे। चित्रकार आते थे और चित्रकारों से अलग अलग कार्य चित्रशैली का कार्य करवाए जाते थे, चित्रशैली का कार्य करवाते थे। इसमें जो ये ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी थे, इनको चित्रशाला का अध्यक्ष बनाया गया था। चित्रशाला का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को। और इनमें जो कलर्स का काम करते थे वो बसावन के बराबर कोई नहीं था, ये कलर्स का काम करते थे वहाँ पर। यानी कलर्स का मतलब रंग संयोजन, जो रंगों का जो मिश्रण होता है ना, जैसे दो रंगों को मिलाते हैं, ये अब हमें आसमान का रंग बनाना है तो उसमें 99% सफेद हो गया, 1% नीला हो गया। सलेटी कलर बनाना है तो सलेटी कलर वैसे मुगलों की देन है कि भारत में पारंपरिक काल में केवल जो पारंपरिक जो रंग होते हैं उन्हीं को काम में लेते थे, जैसे केसरिया रंग है, लाल है, पीला है, इन्हीं रंगों को प्रयोग करते थे। लेकिन यह आने के पश्चात गहरे रंगों का प्रयोग काफी मात्रा में इन्होंने किया था और कई का उन्होंने ये कार्य करने के कारण इनको रंग संयोजन के रूप में जाना जाता है। रंग संयोजन के रूप में इनको जाना जाता है। आगे की बात हम कल करेंगे।